अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लैक्टेशन। लैक्टेशन कहते हैं सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड इजैकुलेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क को, और ये प्रोसेस लार्जली अंडर हार्मोनल कंट्रोल परफॉर्म हो रहा होता है। जो हार्मोन्स इन्वॉल्व है लैक्टेशन के प्रोसेस में, उसमें है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो इन सब हार्मोन्स का अपना स्पेसिफिक रोल होता है लैक्टेशन के प्रोसेस में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के रोल को। Although the breast begins to enlarging at puberty ही में चूँकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनका एक टारगेट ब्रेस्ट भी होते हैं, तो उनको इनलार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं प्यूबर्टी की स्टेज ही से। बट देयर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर डज नॉट फुली डेवलप अंटिल प्रेगनेंसी अकर्स। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो तब ही इन ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनको ग्लैंडुलर बनाया जाता है, मतलब उनको अपनी सिक्रीशंस के लिए रेडी किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उस केस में इन ब्रेस्ट के जो ग्लैंड्स हैं उनको नहीं रेडी किया जाएगा अपनी सिक्रीशंस के लिए। Then large quantities of estrogen and progesterone along with several other hormones stimulate the milk glands to grow, branched and develop the capacity to secrete milk. जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस केस में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस दौरान में मतलब प्रेगनेंसी के दौरान में बाकी हार्मोन्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो ये सारे हार्मोन्स मिलकर मेमरी ग्लैंड्स के जो मिल्क ग्लैंड्स हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, तो उनकी ग्रोथ कर देते हैं, उनकी फर्दर ब्रांचेस बना देते हैं और उनको डेवलप करते हैं ताकि वो रेडी हो जाए अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करने के लिए। तो ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रोल हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रोलैक्टिन को। The actual secretion of milk is promoted by pituitary hormone that is called as prolactin. पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, और जो एक्चुअल सिक्रीशन है मिल्क की उन ग्लैंड्स में, उसके लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द 5th वीक ऑफ जेस्टेशन अंटिल बर्थ। तो ये हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन के बारे में कि ये सिक्रीशन करता है मिल्क की। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब बेबी पैदा हो जाता है और वो उन ब्रेस्ट के निपल्स की सकिंग स्टार्ट कर देता है। तो उस सकलिंग रिफ्लेक्स की वजह से जो नर्व एंडिंग्स हैं निपल्स में वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को, और फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन करता है मिल्क की, और जो ऑक्सीटोसिन है वो इजैकुलेशन करता है मिल्क की। तो ये हमने डिफरेंट हार्मोन्स का रोल पढ़ा कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करते हैं मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, प्रोलैक्टिन मिल्क की सिक्रीशन करता है, मिल्क को बनाता है, और ऑक्सीटोसिन इजैकुलेशन करता है मिल्क की। अब हम पढ़ते हैं फीडिंग यंग वंस। जब छोटा बच्चा पैदा हो जाता है तो या तो उसको मैटरनल मिल्क दिया जाता है या उसको बॉटल के ज़रिए मिल्क दिया जाता है। जो बॉटल के ज़रिए उसको मिल्क दिया जाता है उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मिल्क। अब हम पढ़ते हैं मैटरनल मिल्क को। द बेबी इज़ फेड ऑन मैटरनल मिल्क अप टू 2 years, लेकिन ये ड्यूरेशन है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है मदर की बॉडी पर। जब तक मदर अपनी बेबी को फीड करवाती रहती है तो उसका एक एडवांटेज मदर को ये भी हो जाता है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दूसरा एग मेच्योर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो फीड करवा रही होती है। लेकिन जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का इफ़ेक्ट है कि वो दूसरा एग नहीं मेच्योर करेगी, वो हम उस मदर को कंसीव करने नहीं देंगे। तो ये रोल प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि मदर अपने बच्चे को फीड करवा रही होती है और उस दौरान में वो दोबारा से कंसीव कर लेती है। तो यह है कि ज़्यादातर जो मदर पिला रही होती है मिल्क तो वो दोबारा से कंसीव नहीं करती जब तक वो फीड करवाती रहती है। कंपोजिशन पढ़ते हैं मैटरनल मिल्क की। इसमें 10% सॉलिड्स होते हैं जो कि बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, और 90% इसमें वाटर होता है जो कि बेबी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता रहता है। तो जो बच्चा मिल्क पीता रहता है तो उसको पानी नहीं पिलाना पड़ता, क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रहता है, क्योंकि वो मिल्क पीता रहता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटरनल मिल्क। तो मैटरनल मिल्क 2 तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम और दूसरे को हम बोलते हैं मेच्योर मिल्क। जो स्टार्टिंग फ्यू डेज में ब्रेस्ट से सिक्रीट होने वाला मिल्क होता है उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। मिल्क प्रोड्यूस्ड इन जस्ट फ्यू डेज आफ्टर गिविंग बर्थ टू बेबी। जब बेबी पैदा हो जाता है तो फर्स्ट फ्यू डेज तक जो मिल्क रिलीज होता है दैट इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम। इसका कलर होता है क्रीमी येलो और ये थिक फ्लूइड होता है। इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं।
इसमें स्पेशल लिम्फ लाइक फ्लूइड होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होते हैं, WBCs इसमें मौजूद होते हैं, एंड फ्यू कैलोरीज, मतलब इसमें फैट्स की क्वांटिटी कम होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी कम होती है देन मेच्योर मिल्क। इट हैज़ इम्यूनोग्लोबुलिन A, मतलब इसमें IgA की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये हमने पढ़ा कोलोस्ट्रम के बारे में कि फ्यू डेज़ में एक क्रीमी येलोविश कलर का फ्लूइड रिलीज होता है मिल्क से, जिसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, और ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए क्योंकि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे होते हैं, उसके जो उसकी एंटीबॉडीज़ है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो माँ से बच्चे की तरफ इम्यूनिटी जा रही होती है तो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेच्योर मिल्क, आफ्टर फ्यू डेज कोलोस्ट्रम गिव इट्स वे टू मेच्योर मिल्क, फिर कुछ दिनों के बाद कोलोस्ट्रम की जो सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाती है और उसकी जगह मेच्योर मिल्क ले लेता है। ब्लूइश वाइट कलर का होता है मेच्योर मिल्क और ये थिन फ्लूइड होता है। इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी मौजूद होती है लेकिन कम अमाउंट में मौजूद होते हैं और इसमें एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होते हैं जिसकी वजह से पैसिव इम्यूनिटी मदर अपने बेबी को प्रोवाइड करती रहती है। तो प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ ऑल्दो के कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोलोस्ट्रम, लेकिन मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसमें फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैटरनल मिल्क के बारे में। अब हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं मैटरनल मिल्क की, और जो एडवांटेजेस हैं बॉटल फीडिंग की और जो डिसएडवांटेजेस हैं बॉटल फीडिंग की। Advantages are importance of maternal milk. Maternal milk is easily digestible or absorbed. Intestine उसको जल्दी पिक कर सकते हैं, उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि वो हैवी नहीं होता है। इट इज़ एट परफेक्ट टेम्परेचर, क्योंकि वो नेचुरल बॉडी में सिंथेसाइज होने वाला एक मिल्क होता है। तो जब बेबी को वो दिया जाता है तो उस मिल्क का और बेबी की बॉडी का टेम्परेचर एक होता है। इट इज़ अवेलेबल एट एनी प्लेस एनी टाइम, क्योंकि मदर फीड करवा रही होती है अपने बच्चे को तो किसी भी टाइम अवेलेबल हो सकता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर पास्चराइजेशन, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो मर जाते हैं, लेकिन इस दूध में चूँकि जर्म्स नहीं होते हैं क्योंकि वो मदर की बॉडी ही में सिंथेसाइज हुआ होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में सिंथेसाइज हुआ होता है, लिहाजा पास्चराइजेशन की, गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली उस बच्चे को पिलाया जाता है। मैटरनल मिल्क हैज़ बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी बैलेंस डाइट का हिस्सा होता है तो वो उसमें मौजूद होता है जो बेबी के रिक्वायरमेंट के लिए इनफ होता है। इट रिड्यूसेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड, क्योंकि नेचुरल चीज़ है इसलिए जब बेबी उसको फीड लेता रहता है तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं। मैटरनल मिल्क रिड्यूसेस डिक्रीजेज एयर इन्फेक्शंस, डायरिया एक्सेट्रा इन चाइल्ड। एयर इन्फेक्शंस का जो चांस है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो लेट कर दूध पी रहे होते हैं, इसलिए जो मैटरनल मिल्क है तो वो रिड्यूस करता है उन एयर इन्फेक्शंस को। और डायरिया भी इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर एक चीज़ का लेवल बैलेंस होता है, जर्म्स नहीं होते हैं, इसलिए डायरिया नहीं होता है। Feeding young ones with maternal milk decreases the risk of breast cancer in women, and it also decreases the ovarian cancer in mothers feeding their child with maternal milk. ब्रेस्ट कैंसर का चांस और ओवेरियन कैंसर का चांस उन फीमेल में कम होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती रहती हैं। तो ये हमने पढ़ा एडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैटरनल मिल्क। अब हम पढ़ते हैं बॉटल फीडिंग के एडवांटेजेस। तो एक ही एडवांटेज है बॉटल फीडिंग का कि कोई भी पिला सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मदर पिलाए, क्योंकि बॉटल है तो बॉटल तो कोई भी उसके मुंह में दे सकता है। तो एडवांटेज इसका ये है कि कोई भी पिला सकता है। अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग। इट इज़ अनहाइजेनिक फॉर बेबी, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में सिंथेसाइज नहीं होता है इसलिए ये अनहाइजेनिक होता है बेबी के लिए। इट कॉजेज़ वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। इट कॉजेज़ इंडाइजेशन एंड स्टमक डिसऑर्डर्स। हैवी होता है इसलिए इंडाइजेशन कॉज कर देता है, स्टमक डिसऑर्डर्स भी कॉज कर देता है क्योंकि डिफरेंट इन्फेक्शंस, डिफरेंट पैथोजेंस के मौजूद होने का चांस हो सकता है इसमें। इट कॉजेज़ एलर्जी टू अ पर्टिकुलर फार्मूला, इरिटेबिलिटी, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेज़। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनको बॉटल फीडिंग करवाई जाती है तो जो फार्मूला मिल्क है तो उसका वो फार्मूला वो उस बच्चे की बॉडी उसके खिलाफ एलर्जी क्रिएट कर देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसकी वजह से बच्चे में इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, उसका दिल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, वो कंटिन्यूसली वोमिटिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं बॉटल फीडिंग के। ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस बॉटल फीडिंग के ही है क्योंकि उसमें
पैथोजेंस ज़्यादा हो सकते हैं, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सिंथेसाइज होने वाला एक मिल्क नहीं होता है, उसको गर्म करना पड़ता है। और ये है कि जो बच्चा है तो अक्सर उसके ख़िलाफ़ एलर्जी भी डेवलप कर लेता है अपनी बॉडी में किसी किसी फार्मूला के अगेंस्ट। तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीडिंग। एडवांटेजेस ऑफ मिटरनल मिल्क ज़्यादा उसके एडवांटेजेस हैं और जो एडवांटेजेस हैं बॉटल फीडिंग के वो कम हैं।